welcome back students. How are you all? I hope you all are fine. Okay students, so हमारा जो चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसका आज हमारा लास्ट वीडियो है. आई होप प्रीवियस 2 वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और कुछ भी डाउट्स क्रिएट नहीं हुए. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमारा जो वीडियो है आज हम कंटिन्यू करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा. फेसबुक और पेन अपने साथ ही रखिए. ओके स्टार्ट. तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक. Republic means a government that obtain a powers from people directly or indirectly. अभी रिपब्लिक का डेफिनेशन दिया हुआ है. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो पावर ऑब्टेन करती है द पीपल से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. इसको हम बोलेंगे रिपब्लिक. आपका फर्स्ट नोट यहीं से स्टार्ट हो गई है. रिपब्लिक मींस अगर आप पूछते हैं व्हाट इज रिपब्लिक तो उसके अंदर आप ये फर्स्ट लाइन का सेंटेंस है वो आपको लिखना है. तो ये आप नोट करेंगे आपके फेसबुक के अंदर. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hand of a few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens, irrespective of their caste, class, religion or gender. अब यहाँ पे क्या कहा है कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. डेमोक्रेसी क्या है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था. ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम है. अब उसमें जो गवर्नमेंट है उसका क्या होता है कि जो पावर दी गई है गवर्नमेंट को, जो पावर दी गई है वो कुछ चुनिंदे जो होते हैं कि भाई हमने जिनको पसंद किया हुआ है, जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उनके हाथ में ही नहीं होती. पावर है वो किसके हाथ में होती है कि भाई पावर है वो सिटीजन जो रिस्पेक्टिव उनके कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी क्लास का हो सकता है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है. इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो उसके अंदर जो भी पावर है वो पर्टिकुलर मानने के आपने सिलेक्ट कर ली तो ऐसा नहीं है कि वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, ऐसा नहीं है. इसके अंदर काफी और भी रास्ते दिए गए हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि अगर पावर हाथ में आ गया तो आप अपनी मन चाहा कुछ भी काम नहीं कर सकते कि मैं आपको मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं मन चाहे वो करूंगा, कोई भी गलत काम करूंगा. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. अथॉरिटी कोई एक पर्सन के हाथ में नहीं है. बोलो इसके लिए काफी इन्वॉल्व है. मैंने मेन जो अथॉरिटी है वो रहेगी सिटीजन के हाथ में. ये हम एक छोटे से चार्ट के थ्रू एक समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे आपको एक सामने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन है और उसके अंदर में कौन कौन आता है. सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के अंडर में आपको 3 कमिटी मिलेगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. सबसे पहले लेजिस्लेचर के अंडर कौन आएगा तो पार्लियामेंट और लोकसभाएं, राज्यसभा ये इनके अंडर में है. फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में आएंगे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फिर जुडिशरी है उनके अंडर में आएंगे सुप्रीम कोर्ट. ये एक आपको चार्ट दिया है, वो चार्ट आपको समझ लेना है, थोड़ा विजुअलाइज भी कर लेना है कि सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, किसके अंदर में कौन कौन आते हैं. तो ये चार्ट आपको फेसबुक पर बनाने का रहेगा, लेकिन ये सब पीडीएफ और सब लिखने के बाद लास्ट पेज के ऊपर आप बुक क्रॉस करके चार्ट अच्छे से बना लेना. नीट और क्लीन हैंडराइटिंग से राउंड करने की जरूरत नहीं है. बॉक्स करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे राउंड बनाते तो भी चलेगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्या है. इसके साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया. अब हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में सबसे पहले कौन आ रहा है तो क्या गवर्नर. गवर्नर के नीचे 3 बॉडी है. इसमें लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया और जुडिशरी हाई कोर्ट्स आ गए. ये गवर्नर के अंडर में है. अभी लेजिस्लेचर के अंदर कौन आ रहा है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, नाम सुने होंगे आपने इनके. उसके बाद एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे कौन आता है तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे भी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स आएगा, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज और सिटी की बात हो रही है यहाँ पर. फिर जुडिशरी हाई कोर्ट के अंदर कौन आएगा तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आएगा. जो हाई कोर्ट्स के मतलब कि ये पूरी लाइन आ गई, सुप्रीम कोर्ट की लाइन आ गई है. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ले, हाई कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया और सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ गया. तो ये भी आपको
चार्ट अपने लास्ट पेज पर, जो मतलब पीडीएफ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बनाना है। यहाँ देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको पूछ सकते हैं कि हु आर द या व्हिच आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको ये लाइन लिखनी है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। या आप किसी रूप में ऐसे नोट बना के भी ये लिख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर भी होगा ये, तो इसको मेमोराइज करना जरूरी है। लेजिस्लेचर में मेक्स लॉज, एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर, implement the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice। अभी लेजिस्लेचर वो क्या करते हैं कि वो लॉ बनाते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं सिविल सर्विस ऑफिसर्स के थ्रू, इंप्लीमेंट यानी कि अमल में, कानून को अमल में लाते हैं। फिर जुडिशरी क्या काम करता है, तो कि जुडिशरी वो लोगों से वो कानून मनवाने का काम करता है कि भाई वहां के लोग हैं वो ये कानून माने। ये अभी कोरोना चल रहा है हमारे, कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन किया गया था, तो लॉकडाउन के अंदर लोगों से घर के बाहर निकलने की मनाही की गई थी, घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो फैसला था हमारी गवर्नमेंट का, मेन ऑथराइज्ड पर्सन ने वो फैसला लिया कि हमारी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो घर के बाहर आते थे, तो कौन उनको रोकता था कि भाई ऑथराइज्ड पर्सन से वो चीज को फॉलो करवाते थे, लोगों को फॉलो करवाते थे। ऑथराइज्ड पर्सन कौन थे, तो कि पुलिस थे। पुलिस थी वो अपना काम कर रही थी कि लोगों को मार कर, डरा कर, समझा कर, मोटिवेट करके या मीटिंग्स करके, माइक से, अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों को ये समझा कि ये जो नया कानून अभी आया था, जो लॉ आया था, उसको लोगों तक पहुंचाया और लोगों को फॉलो करवाया। नहीं करना था फिर भी जबरदस्ती काफी लोगों से फॉलो करवाया। तो ये चीज आपके दिमाग में इस तरह से बैठी कि किस तरह से हुआ, देखिए पहला एक कानून बना, फिर उससे वो सर्विस ऑफिसरों से इंप्लीमेंट करवाया और उनको लोगों तक फॉलो भी करने को कहा गया और उनसे करवाया भी। अभी रिसेंटली आपने ये चीज देखी हुई है। अभी हम बात करेंगे फेडरल स्टेट। अभी फेडरल स्टेट का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन भी इसमें दिया हुआ है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। इंडिया है वो क्या है, एक फेडरल स्टेट। मतलब फेडरल स्टेट मतलब कि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल और एक है स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए इंडिया को क्या कहा गया है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ व्हिच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम्स लॉ। आया यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ व्हिच द सेंट्रल मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मेन है, और दूसरी हमारी कौन सी गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से कैन फ्रेम्स लॉ, जो लॉज को फ्रेम करते हैं, लॉज बनाते हैं। होता है ना कि कोई स्टेट के अंदर ये कानून है, दूसरे स्टेट के अंदर कोई अलग कानून होता है। एक चीज का ये होता है कि अगर हम एग्जांपल ले किसी चीज का कि ये दारू का एग्जांपल लेते हैं बरोबर, तो गुजरात के अंदर ये अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन दूसरे महाराष्ट्र जैसा स्टेट ले लो तो वहाँ पे ये लीगल है, आप परमिशन के साथ आगे चीज बेच सकते हैं, वहाँ पे पी सकते हैं। ये इलीगल काम गुजरात के अंदर ये इलीगल, गुजरात के बाहर ये आपको लीगल ही होगा। तो एक ही कंट्री के दो स्टेट से, लेकिन दोनों के अंदर जो कानून है, जो रूल्स है वो अलग अलग है। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट। इन्होंने नाम दिया हुआ है यूनियन स्टेट्स लिस्ट। कितने तरह के है, भाई 2 3 है, एक है यूनियन, एक है स्टेट और एक है कॉन्कर। लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। अब जो लॉज फ्रेम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, मान लीजिए कि हमारी जो दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, अब उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में से जो रूल लागू हुआ वो एप्लीकेबल होगा एंटायर नेशन, वो पूरे कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे नेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो अगर डिक्लेयर करती है तो वो उस स्टेट के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है दोनों का, तो एक मेन है, ये मेन ऑथराइज है, अगर ये कुछ कहते हैं तो पूरी कंट्री को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मेन पावर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास स्टेट का ही पावर है, वो स्टेट के अंदर वो अपने कानून है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज एडॉप्टेड ऑन द 26th of November in the year 1949। ये जो हमने पहले फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको नोट्स दिखाई थी,
वही आया है कि जो उन्होंने बनाए गए थे वो अडॉप्ट हुए थे 26 नवंबर इन ईयर 1949, बट was put in the use on 26 of January 1950। उसको अमल में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ होगा ये। The fundamental rights of Indian citizen guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabited the country। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो आपको क्या फैसिलिटी देते हैं कि गारंटी देते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो ये जमीन पे रहते हैं, उनको एक पीसफुल लाइफ मिलेगी तब तक जब तक वो ये कंट्री के सिटीजन रहेंगे, तब तक उनको पीसफुली गारंटी देते हैं। ये बात करते हैं कि आप जब तक नहीं बोलते कि आप जब तक हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे हम आपको सर्विस देंगे, उससे आपको सुनने में आता है ना कि आप ये हमसे लेंगे तो हम आपको ये सर्विस देंगे। तो यहाँ पे वो सर्विस देने की बात कर रहे हैं, जब तक आप ये कंट्री में रहेंगे, ये लैंड पे रहेंगे, आपको एक पीसफुल लाइफ की हम गारंटी देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट गारंटी देती है। The individual fundamental rights of Indian citizen are most of the time similar in all the time democratic country। अभी जो फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन के बनाए गए वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, उसमें किसी तरह का बहुत चेंजेस नहीं आता है कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। The individual fundamental rights of Indian citizen include the following। अब इसके अंदर कौन से राइट्स है ऑलरेडी हमने 6 स्टैंडर्ड से पढ़े हुए, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नंबर 2 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर 3 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इन पीसफुल असेंबली, नंबर 4 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नंबर 5 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज और द प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स। ये ऑलरेडी हमने 6 स्टैंडर्ड्स में मैंने आपको प्रिपरेशन करवाए थे फंडामेंटल राइट्स, और अगर आपको याद हो तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी प्रिपेयर की थी, तो शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार आपकी नोट में भी लिख देना ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना, क्यों बना और क्यों जरूरी है, ये सवाल जो आपके माइंड में होंगे वो डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं होंगे फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज मिल गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, वो अच्छे से समझ में भी आया होगा, और जो मैंने PDF दी वो आपको लर्न करना शुरू भी कर दिया होगा। तो आई होप घर पे आप सेफली स्टडी कर ही रहे, और जो वीकली टेस्ट होगी उसमें भी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो गुड लक फॉर योर टेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।